12 घंटों में इजराइल ने 2 असैसिनेशंस यानी हत्याएं करी हैं। हमास के पॉलिटिकल हेड इस्माइल हानिया को मारने से शायद सीज फायर प्रोसेस खत्म हो जाता है। ईरान में हमास के पॉलिटिकल हेड इस्माइल हानिया की हत्या करना उकसावे की कार्रवाई है। बेरूत में हिजबुल्लाह कमांडर की हत्या करना उकसावे की कार्रवाई है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका और इजराइल इस रीजन को डिवास्टेटिंग वॉर में झोंक रहे हैं। आने वाले हॉरर्स को पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या ईरान की कैपिटल तेहरान में हुई है। एक ही दिन में तेहरान, बगदाद और बेरूत में इजराइल के हमले बिना उसके वेस्टर्न आका की जानकारी और मदद के नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, इजराइल ने कुछ ही घंटों के अंदर बेरूत में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर और तेहरान में हमास के नेता की हत्या कर दी है। इसी बीच अपने घर में इजरायली बलात्कार के हक के लिए दंगे कर रहे हैं। ईमानदारी से सोचिए, ये बीमारी भरा प्रोजेक्ट आखिर कब तक चलेगा? जब इजराइल ने उनके बेटों और पोते पोतियों की हत्या कर दी थी तो इस्माइल हानिया ने खामोशी से सब्र रखा। हानिया और उनकी फैमिली दशकों से खतरे में थे। फिलिस्तीन की आजादी के नाम पर उन्होंने आखिरी कीमत चुकाई है। कहा जा रहा है कि अब इस्माइल हानिया की हत्या से सीज फायर की चल रही बातचीत और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इस वक्त का सबसे अहम सवाल यह है कि हानिया की मौत का इजराइल के साथ हमास के सीज फायर की कोशिश का क्या मतलब रह जाता है। एक तरफ आप इसे नेतन्याहू की जीत वाली इमेज के तौर पर देख सकते हैं। हमास के नेता की हत्या उन्हें सियासी कवरेज प्रोवाइड करती है, जो उन्हें सीज फायर और होस्टेज एग्रीमेंट पर सहमत होने से आजाद करती है। दूसरी तरफ, हालांकि हानिया सीज फायर की बातचीत में एक्टिवली शामिल थे और उनका सिनवार के साथ महीनों से कुछ डिफरेंसेस चल रहे थे, जिन्होंने इजराइल के साथ किसी भी सौदे से इनकार कर दिया था। हानिया को मारने का मतलब है कि सीज फायर का एक असरदार सपोर्टर चला गया है और अब कहा जा रहा है कि सिनवार शायद और भी ज्यादा जिद्दी हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ लोग बेहद फिक्रमंद हैं कि ईरान एक बड़ी जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर महसूस करेगा, लेकिन जानकारों को यकीन नहीं होता है कि ये सब सच है, क्योंकि उनका मानना है कि ये जरूर सच है कि ईरान इंसल्टेड यानी बेइज्जती महसूस कर रहा है और शायद किसी तरह अपना चेहरा बचाने की जरूरत उसे महसूस होगी। लेकिन ईरान ने पिछले 10 महीनों में यह साफ कर दिया है कि वो हमास के लिए डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। कुल मिलाकर हकीकत यह है कि ईरान के नए प्रेसिडेंट के इनॉग्रेशन सेरेमनी में शामिल होने के कुछ ही घंटों बाद तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। ईरानी सरकार के लिए बेहद शर्मनाक बात है ये। दोस्तों, हानिया की हत्या करना एक बात है, इस कत्ल को खास तौर पर तेहरान में करना दूसरी बात है। कुछ जानकारों का मानना है कि आगे जो होगा उसकी संजीदगी को इमेजिन करना, वर्ड्स में बयान करना दूर की बात है। कोई शख्स रीजनल वॉर का सख्त इरादा और डिजायर रखता है और वॉशिंगटन में उसके ताकतवर दोस्त भी इसमें शामिल होने के लिए बेताब हैं। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान इजरायली इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटीज का मुकाबला करने में नाकाम और हैंडीकैप दिखाई दे रहा है। इसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के चीफ के तौर पर ईरान के लिए बेहद शर्मनाक हालात के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि वो ईरानी राजधानी में अपने सहयोगी नेताओं की हिफाजत तक नहीं कर सकता है। खैर, अब दुनिया ईरान हिजबुल्लाह के रिस्पॉन्स और उनके सहयोगियों की प्रॉक्सी की जवाबी कार्रवाई पर नजर रखे हुए है। पॉसिबिलिटीज हैं कि यह रिस्पॉन्स काफी संजीदा होगा, खासकर अगर कल बेरूत में हुई हत्या के साथ जवाबी कार्रवाई करी जाएगी तो कुल मिलाकर यह रीजन 7 अक्टूबर के बाद से अपने सबसे टर्बुलेंट यानी अशांत वक्त की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, अब कुछ दिन पहले हुए इंसिडेंट पर चलते हैं ताकि बेरूत में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर और तेहरान में हमास के नेता की हत्या के सियासी दाव को समझा जा सके। 2 दिन पहले की ही बात है कि लेबनानी अखबार अल अखबर, जो कि हिजबुल्लाह के करीबी है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक वेस्टर्न कंट्रीज से हिजबुल्लाह को मिले सभी मैसेजेस को समराइज किया जाए तो उसमें कहा गया है कि इजराइल को जवाब देने का हक है
और वो जवाब देगा। अगर हिजबुल्लाह पहले से ही इस हमले को बर्दाश्त या स्वैलो करने और उस हमले पर रिस्पॉन्ड ना देने के लिए सहमत हो जाता है तो वॉशिंगटन तेल अवीव को अपने रिस्पॉन्ड को रीजनेबल रखने के लिए मनाने की कोशिश करेगा। लेबनानी अखबार अल अखबार के मुताबिक हिजबुल्लाह ने जवाब में उनसे कहा है कि कोई भी इजरायली हमला रेजिस्टेंस के रिस्पॉन्स को भड़काएगा और कोई भी इस रिस्पॉन्स के फॉर्म, नेचर और स्केल यानी पैमाने का अंदाजा नहीं लगा सकता है। दोस्तों, अब यह डर तेजी से बढ़ रहा है कि लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ इसराइल की जंग बस शुरू ही होने वाली है। यह बहुत खतरनाक लम्हा है। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच अगर सीधी जंग छिड़ती है तो इसराइल को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी वो जानेंगे, लेकिन घटियापन का एक ताजा एग्जाम्पल आप लोगों को बता दूं। दोस्तों, इसराइल में बहुत से लोग इस बात को लेकर दंगा कर रहे हैं कि इजरायली सैनिकों को फिलिस्तीनियों का बलात्कार करने का हक होना चाहिए। तमाम मिलिट्री ठिकानों और अदालतों पर ये लोग पहुंचे हुए हैं। इजरायली सरकार भी इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है। घटियापन के लेवल का अंदाजा आप लोग खुद लगा सकते हैं। दरअसल इजरायली मिलिट्री इंटरनल अफेयर्स ने नेगेव में एक मिलिट्री बेस में हिरासत में लिए गए फिलिस्तीनी सिविलियंस के साथ बलात्कार करने के इल्जाम में अपने ही 9 सैनिकों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद दर्जनों डेमोन्स्ट्रेटर्स ने मिलिट्री पुलिस हेडक्वार्टर्स पर धावा बोल दिया, जहां के डिटेंशन सेंटर में इजरायली सैनिकों पर एक किडनैप पैलेस्टीनियन सिविलियन के साथ बलात्कार करने की जांच करी जा रही थी। दोस्तों, गजा जंग में इजराइल का क्या हाल हुआ है वो दुनिया के सामने है, लेकिन इजराइल जानता है कि हिजबुल्लाह या ईरान के साथ किसी भी जंग की कीमत दोनों साइड्स को बराबरी से चुकानी पड़ सकती है। बात अगर सिर्फ हिजबुल्लाह की करें तो कहा जाता है कि हिजबुल्लाह पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर हथियारबंद ग्रुप है। उसके पास 1,50,000 रॉकेट्स और मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह इस इलाके में ईरान का सबसे अहम प्रॉक्सी है। अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला किया तो ईरान इसमें शामिल हो सकता है। इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ईरान ने इजराइल को सीधी वार्निंग दी है कि लेबनान में किसी भी इजरायली एडवेंचर के अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इजराइल अभी भी गजा में फंसा हुआ है, इसीलिए एक और मिलिट्री फ्रंट खोलना इजराइल के इंटरेस्ट में कतई नहीं है। दूसरी तरफ लेबनान से सटी इजरायली सरहद पर रहने वाले 60,000 लोग बीते कुछ महीनों में डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। इसमें से ज्यादातर की मांग है कि इजराइल उनके डिस्प्लेस्ड होने की वजह का हल निकाले, यानी इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करे। इजराइल में घटती अपनी पॉपुलरिटी से जूझते बेंजामिन नेतन्याहू अपने सियासी वजूद को बचाने के लिए जो कर सकते हैं वो तमाम तमाशेबाजी वो कर रहे हैं। नेतन्याहू के क्रिटिक्स कह रहे हैं कि वो गजा की जंग को और लंबा खींचना चाहते हैं। इसके लिए वो हमास के सामने प्रिजनर ऑफ वॉर को लेकर बेहद कड़ी मांगे रख रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू को मालूम है कि जैसे ही जंग थमेगी इजराइल में चुनाव करवाने पड़ेंगे और उसके बाद शायद उनका सियासी करियर खत्म हो जाए। नेतन्याहू की इजराइल पर पकड़ भी काफी कमजोर पड़ रही है। इस वजह से शायद वो अब लेबनान की सरहद पर एक और मोर्चा खोल दें ताकि घरेलू सियासत में अपना फायदा साधने की कोशिश करी जा सके। जानकारों के मुताबिक ये एक जोखिम भरा दांव है। इंटरनेशनल लेवल पर दोनों साइड से सब्र बरतने की गुजारिश करी जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गोलान हाइट्स और बेरूत और ईरान जैसा हमला एक बार फिर इस इलाके की आग को भड़का सकता है। दोस्तों, हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान सपोर्टेड सियासी और पावरफुल पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसकी बुनियाद इसराइल के खिलाफ ईरान के तरफ से 1980 के दशक की शुरुआत में रखी गई थी। यह वो वक्त था जब लेबनान में सिविल वॉर चल रही थी। ऐसे वक्त में इसराइल की फौज साउथ लेबनान में मौजूद थी। हिजबुल्लाह साल 1992 से आम चुनाव में हिस्सा ले रहा था। उसने लेबनान की सियासत में अपनी बड़ी मौजूदगी दर्ज कराई है। हिजबुल्लाह के आर्म्ड विंग ने लेबनान में इजरायली और अमेरिकी सेना पर घातक हमले करे हैं। जब साल 2000 में इसराइल लेबनान से वापस लौटा तब हिजबुल्लाह को उसे बाहर धकेलने का क्रेडिट दिया गया
और तभी से साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के पास मिसाइलों का बड़ा जखीरा और लाखों लड़ाके हैं। वो सरहद से सटे इलाकों में बार बार इसराइल की मौजूदगी को चैलेंज करते रहते हैं। साल 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच जंग भी छिड़ी। इसकी शुरुआत हिजबुल्लाह के सरहद पार करे एक घातक हमले से हुई थी। हिजबुल्लाह के खतरे को खत्म करने की कोशिश में इजरायली सैनिकों ने साउथ लेबनान पर हमले के साथ जमीनी चढ़ाई भी करी थी, जिसमें नाकामी इसराइल के हाथ लगी थी। इसके बाद हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों की तादाद में तेजी से बढ़ोतरी करना शुरू कर दिया। साथ ही उसने बेहतर हथियार भी हासिल करे। हिजबुल्लाह सबसे भारी हथियारों से लैस दुनिया के गैर सरकारी मिलिट्री फोर्सेस में से एक है। कहा जाता है कि उसे फंड और हथियार ईरान देता है। शेख हसन नसरुल्लाह का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख लड़ाके हैं और इसमें तमाम लड़ाके ट्रेंड और जंग लड़ने में बेहद माहिर हैं। तमाम लड़ाके ऐसे भी हैं जो सीरियाई सिविल वॉर में लड़ चुके हैं। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS का अंदाजा है कि हिजबुल्लाह के पास तकरीबन 1.25 लाख से 2 लाख रॉकेट और मिसाइलें हैं। उनके पास ज्यादातर सतह से सतह पर मार करने वाले अनगाइडेड छोटे रॉकेट्स हैं। मतलब ये कि वो कहां जाकर गिरेंगे किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि उनके पास एंटी फाइटर प्लेन और एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं और इजराइल के अंदर तक मार करने में कैपेबल गाइडेड मिसाइलें भी हैं। शेख हसन नसरल्लाह एक रिलीजियस लीडर हैं। वो साल 1992 से इस ऑर्गेनाइजेशन की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने हिजबुल्लाह को एक सियासी पार्टी और मिलिट्री फोर्स में बदलने में अहम किरदार निभाया है। उनके ईरान और वहां के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमैनी के साथ करीबी रिश्ते हैं। बात 1981 की है, जब ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने उन्हें लेबनान में अपना पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया था। हालांकि नसरुल्लाह कई साल से पब्लिकली सामने नहीं आए हैं। इसके पीछे की वजह यह मानी जाती है कि उन्हें इजराइल से हत्या का डर है। खैर, हिजबुल्लाह के लिए वो बेहद खास हैं और तकरीबन हर हफ्ते टेलीविजन पर भाषण देते हैं। दोस्तों, बीते साल 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के एक दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीन और हमास के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजरायली ठिकानों पर गोलीबारी करी। इसके बाद से हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजराइल और गोलान हाइट्स पर इजरायली फौजी ठिकानों पर कई रॉकेट हमले करे हैं। उसने बख्तरबंद गाड़ियों पर एंटी टैंक मिसाइलें भी दागी हैं। फौजी ठिकानों पर विस्फोटक ड्रोन से हमले भी करे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने इन हमलों का जवाब देने के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले करे और तोप से गोले दागे। वहीं UN का कहना है कि इन हमलों ने लेबनान में 90,000 लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया है। इजरायली हमलों में तकरीबन 100 सिविलियंस और 366 हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत हुई है। दूसरी तरफ इजरायली ऑफिसर्स का कहना है कि हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से 60,000 इजरायली लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और 10 सिविलियन समेत तकरीबन 33 फौजियों की मौत हुई है। इन लड़ाइयों के बावजूद जानकारों का मानना है कि अभी तक दोनों साइड्स बड़े पैमाने पर जंग लड़ने से बचे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर रॉकेट हमला हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। इजराइल का इल्जाम है कि हमला हिजबुल्लाह ने किया था। हालांकि हिजबुल्लाह ने इन इल्जामों को खारिज कर दिया है, लेकिन तभी से दोनों साइड्स के बीच जंग छिड़ने का डर तेज हो गया है, क्योंकि इसे इजराइल और उसकी नॉर्दर्न सरहद के आसपास बीते 9 महीनों में हुआ सबसे घातक हमला माना जा रहा है। लेकिन अब पिछले 12 घंटे में इजराइल ने 2 असैसिनेशंस यानी हत्याएं करी हैं। अब इस बात का डर है कि इस तरह की घातक वारदात सिचुएशन को कंट्रोल से बाहर कर सकती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे।
और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। पेट्रॉन बनने का और मेंबरशिप लेने का लिंक अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर यानी एक्स हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।